नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है हिंदी ग्रामर, और हिंदी ग्रामर में भी हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ओके, इस वीडियो में पूरी हिंदी ग्रामर आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं लिखूंगा जो भी IMP क्वेश्चन है उन्हीं को लिखूंगा। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी कविता या साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा गया है। पहला, कितने भागों में बांटा गया? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 4 भागों में। यहां हम लिखेंगे आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 1050 से 1375 ईस्वी है। आदिकाल के बाद भक्ति काल आएगा। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहेंगे। यहाँ पर 1375 से 1700। भक्ति काल के बाद रीति काल पे पहुंचेंगे। इसको उत्तर मध्यकाल बोलेंगे। उत्तर मध्यकाल, इसका टाइम पीरियड 1700 से 1900 है। उसके बाद चौथा जो टाइम पीरियड आएगा आधुनिक काल, इसका टाइम पीरियड 1900 से अब तक। ओके, हिंदी कविता के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। टाइम पीरियड के साथ लिख के आएंगे, अच्छी मार्किंग होगी। आदिकाल को वीरगाथा काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान अधिकतर जो कवि हुआ करते थे वो राजा महाराजाओं के दरबार में आश्रय पाते थे और उन्हीं के बहादुरी का बखान करते थे। पूर्व मध्यकाल, जो मध्यकाल यानी कि अरब आक्रमणकारी इंडिया में पूरी तरह से कब्जा कर पाते, उससे पहले की बात है। थोड़े थोड़े आ रहे थे लेकिन पूरी तरह से नहीं आ पाए। तो इस दौरान ज़्यादातर इंडिया के कवि और जितने भी राइटर हुए उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। कोई राम भक्ति धारा, कोई कृष्ण भक्ति धारा, कोई निर्गुण शाखा, इस तरह से। तो इस टाइम पीरियड में अधिकतर जितनी भी कविताएं लिखी गई वो धर्म और भक्ति को लेकर लिखी गई। रीतिकाल, ये उत्तर मध्यकाल के बाद है। मध्यकाल के बाद वाला टाइम पीरियड, इसमें अधिकतर जो कवि हुए, अधिकतर राजा महाराजा कवि हुए इसमें, और उन्होंने प्रेम और रति और श्रृंगार रस को लेकर कहानी कविताएं लिखी। आधुनिक काल, आधुनिक काल 1900 से अब तक का टाइम पीरियड माना जाता है। इस दौरान अधिकतर जो रचनाएं लिखी गई हैं, इन रचनाओं में देश प्रेम, राष्ट्रवाद, प्रकृति का चित्रण, इसका वर्णन होता है। ओके, इतना यहाँ पे मेन चीज ये है। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे जो एग्जाम के लिए खास है। बहुत ज्यादा डिटेल की बात नहीं करेंगे, ज्ञानी बनने की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। रीतिकाल की विशेषताएं। रीतिकाल की विशेषताएं देखिए, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। रीतिकाल की विशेषताएं या फिर छायावाद की विशेषताएं, 2-4 आगे के टॉपिक बता दिए मैंने। रीतिकाल की विशेषताएं हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखी गई। श्रृंगार प्रधान रचनाएं, श्रृंगार प्रधान रचनाएं। दूसरा, अलंकार, अलंकार प्रधान रचनाएं। अलंकारों की प्रधानता लिख दो। थर्ड बात हम लिख देते हैं प्रकृति का चित्रण। ये एक और चाहे अगर आप चौथा लिखें तो प्रेम और सौंदर्य का वर्णन। ठीक है, ये यहाँ पे रीतिकाल की विशेषता रहेगी। वेरी आएंगे, 2 मार्क्स से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेगा, हमको इसे लिख के आना है। नेक्स्ट हम लिखते हैं, अच्छा एक खास बात इसकी है, ये मेरे दिमाग से निकल गया, ब्रज भाषा का उपयोग। अधिकतर इस दौरान ब्रज भाषा का उपयोग किया गया। ओके, अब क्वेश्चन आएगा रीतिकालीन कवि और उनकी रचना, और उनकी रचना। रीतिकाल के 2 कवि और उनकी रचना लिखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट केशवदास और मतीराम।
केशवदास की रचना रामचंद्रिका, मतीराम की फूल मंजरी, मतीराम की फूल मंजरी, ये रचनाएं हुई। एक दो और आप बुक में देखने को मिल जाएगा, लेकिन आई होप ये दो इजी हैं, दो से ज़्यादा पूछेगा नहीं। आप 3 याद कर लेना। एक अगर मैं बोलूँ तो आप भूषण याद कर लेना, भूषण का शिवराज भूषण, क्योंकि ये भूषण आया हुआ है 2023 में स्टेट बोर्ड में, शिवराज भूषण। ओके, केशव, मतीराम और भूषण, केशव रामचंद्रिका, फूल मंजरी और शिवराज भूषण। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ये रीतिकाल की विशेषताएं थी। अगर मान लो भक्ति काल की विशेषता पूछता है, कभी पूछा नहीं, मान लो पूछ ले, तो भक्ति काल में हम क्या लिखेंगे कि इस दौरान अधिकतर जो रचनाएं लिखी गई हैं वो भक्तिपरक रचनाएं लिखी गई हैं, यानी कि ठीक है भक्तिपरक लिखी गई हैं, तो इसमें अवधि और ब्रज भाषा का उपयोग मानेंगे या सिंपल सरल सहज भाषा का उपयोग मानेंगे। निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा के बारे में लिखा गया है। भक्ति रस और अलंकार रस, अलंकारों की प्रधानता, ये मर्जी से लिख के आना है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आधुनिक काल क्या है और आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है। तो हम देखते हैं कि आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा है। आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल 1900 से अब तक। इसको कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। पूछ ले कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है, तो आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा है। ओके, कौन कौन से? तो सबसे पहला है छायावाद, सबसे पहला है छायावाद। उसके बाद हम लिखेंगे रहस्यवाद, उसके बाद रहस्यवाद। गा है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद। घा है प्रयोगवाद और 5वां नंबर है नई कविता। ओके, सिर्फ इतना याद रखें आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा, तो 5 भागों में, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। ओके, अभी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छायावाद की विशेषता आ चुकी है एग्जाम में, फिर से आ सकती है, लेकिन हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की भी विशेषताएं पढ़ेंगे। मान लो एग्जाम के अंदर हमने छायावाद पढ़ा, प्रगतिवाद पढ़ा, प्रयोगवाद पढ़ा, रहस्यवाद और नई कविता की विशेषता आई, तो मैं यहाँ बताऊंगा कि रहस्यवाद में आखिर ऐसा क्या लिख के आ सकते हैं हम। 2 वर्ड 2 लाइन में पूछेगा, 2 मार्क्स के, मैं 3 यहाँ पे लिखवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं छायावाद की विशेषता के बारे में बात करता हूँ। छायावाद की विशेषता, छायावाद की विशेषता, छायावाद की विशेषता बहुत इजी लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। देखिए, छायावाद वो दौरान था, वो काल था जहां पर आधुनिक काल स्टार्ट तो हो गया, लेकिन इस दौरान प्रेम और सौंदर्य की बातें हो रही थी, प्रकृति का चरित्र चित्रण हो रहा था, व्यक्तिवाद की प्रधानता बनी हुई थी। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रेम और सौंदर्य का वर्णन, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन, प्रकृति का चरित्र चित्रण, प्राकृतिक चित्रण लिख दो डायरेक्ट। व्यक्तिवाद की प्रधानता, व्यक्तिवाद की प्रधानता, याद रखें व्यक्तिवाद की प्रधानता हम हर जगह दे सकते हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को छोड़ के, क्योंकि यहाँ तक अधिकतर जो कवि और लेखक हुए वो राजा महाराजाओं से अटैच होकर, एसोसिएट होकर, उनके दरबारों में आश्रय पाकर ही काम करते थे स्टार्टिंग से लेकर। ओके, इसलिए ये वाली जो आएंगी यहाँ पे रचनाएं, व्यक्तिवाद की प्रधानता रहेगी यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे एक और बात हम लिखेंगे, एक बड़ा अच्छा छोटा सा पॉइंट बुक में दिया हुआ है
मैं देख के बता देता हूँ। अलंकारों की प्रधानता, अगर मान लो आप किसी भी काल की विशेषता लिख रहे हैं, आपको पॉइंट याद नहीं है, आप कंफ्यूज हो गए अब लिखे क्या, तो आप 2 पॉइंट सब में लिख सकते हैं। अलंकारों की प्रधानता, रसों की प्रधानता, श्रृंगार रस वीर रस की प्रधानता। देखो श्रृंगार जहां होगा वहां वीर रस होगा, कोई प्रेम करने वाला होगा, कोई प्रेम से जलने वाला होगा, प्रेम को पाने के लिए वीरता भी दिखाना पड़ेगी। तो अलंकारों की प्रधानता, रसों की प्रधानता, श्रृंगार की प्रधानता, प्रेम सौंदर्य की बात जरूर करेंगे। लेकिन जब प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता पर आएंगे तो राष्ट्रवाद के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। तो जब भी आपको पॉइंट कम लगने लगे कि हमारे पास तो डाटा ही नहीं है, हम क्या लिखना है, तो हमें लिखना है अलंकारों की प्रधानता। कोई भी कविता बिना अलंकारों की नहीं होगी। कविता की बात कर रहे हैं, छंदों के बारे में लिख दो कि भैया छंदों के बारे में भी यूज इस्तेमाल हुआ, छंदों का उपयोग किया गया, प्रकृति का चित्रण किया गया। ये छोड़ के आने वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं सीधे सीधे ये बताने चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैंने लिखा आपको छायावाद की विशेषताएं। छायावाद की विशेषता के बाद यहां मैं एक छोटा सा पॉइंट बना रहा हूं कि छायावादी कवि कौन है। छायावादी कवि में आपको प्रसाद में कौन, जयशंकर प्रसाद, फिर पंत, सुमित्रानंदन पंत, फिर निराला। देखो इसको याद करना, प्रसाद, पंत और निराला। छायावादी कवि कौन है, प्रसाद, पंत और निराला। प्रसाद की कविता मैंने एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लेखक परिचय और कवि परिचय कॉमन पढ़ने वाले हैं, वहां मैं कविता याद, सबकी रचनाएं याद कराऊंगा। तो प्रसाद भैया, जयशंकर प्रसाद बहुत फेमस कवि है, लेकिन बचपन में ये एक जगह गए जहां इन्हें प्रसाद नहीं मिलता, तो इनकी आंखों में आ जाते हैं आंसू, आंसू की लग जाती है लहर और लहर बन जाता है झरना, ठीक है, और वहां उनको मिल जाती है कामायनी। तो आंसू, लहर, झरना और कामायनी इनकी रचना है। ऐसे ही पंत की रचना। निराला कौन है, तो निराला ने देखा कि अरे अनामिका निराला है, निराला से निराली याद रख लेना, अनामिका। पंत की रचना, हम यहाँ पंत की रचना याद कर रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत, इनका ये नहीं है लेकिन याद रखना वीणा रचना है इनकी। एक आध रचना और याद कर लेना, मैं एक ही याद लिखवा रहा हूँ वहाँ पे। ओके, छायावादी कवि और उनकी रचना, तो प्रसाद, पंत और निराला। आप वहाँ एग्जाम में पूरा नाम लिख के आएंगे। कभी भी किसी भी काल की विशेषताएं लिखनी नहीं याद हो तो लिख देना अलंकारों की प्रधानता, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता, ये सारी बातें लिख के आएंगे। ओके, नेक्स्ट रहस्यवाद की विशेषता। जो रहस्यवाद की विशेषता है तो सीधी सी बात है कि भक्ति और आध्यात्मिकता के बारे में होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रेम सौंदर्य का वर्णन, प्रेम सौंदर्य का वर्णन, भक्ति परक रचनाएं, मर्जी से भी लिख सकते हैं, डोंट माइंड। अब जब रहस्यवाद की बात होती है तो इसका मतलब एक ऐसी सत्ता के बारे में बात की जा रही है जो हमारे बीच मौजूद ना हो। यानी अधिकतर इस दौरान कबीर और ऐसे राइटर हुए हैं जिन्होंने धर्म और देखो जो मौजूदा रूढ़िवाद है उसके ऊपर चोट की है। तो रूढ़िवादिता का विरोध, रूढ़िवादिता का विरोध। जब अपने को पॉइंट बढ़ाने हो कि यार पॉइंट कम पड़ गए तो आप लिख दें अलंकारों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग। अब यहां रहस्यवाद की बात चल रही है तो शोक, अद्भुत, शोक और अद्भुत आदि रसों की प्रधानता। शोक की बजाय करुण लिखो, करुण, अद्भुत आदि
रसों की प्रधानता। तो ये हमने लिख दिया रहस्यवाद। अब रहस्यवादी कवि कौन होंगे, यहां हम लिखेंगे कवि। तो कवि होंगे कबीरदास। कबीरदास ने क्या लिखा, कबीर की एक रचना है कबीर ग्रंथावली, है ना, साखी शब्द और रमेणी, इनकी 3 रचनाएं हैं, इनको एक ही में कॉमन कर देंगे तो कबीर ग्रंथावली आएगा, कबीर ग्रंथावली लिखा है। ओके, उसके बाद महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, इन्होंने लिखा है नीरजा, निहार रश्मि और नीरजा, निहार रश्मि और नीरजा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं कॉर्नर में। ओके, सब ठीक आ रहा है, ठीक है। रहस्यवाद की विशेषता, प्रेम सौंदर्य का वर्णन, भक्तिपरक रचनाएं, रूढ़िवादिता का विरोध, अलंकारों का प्रयोग, करुण और अद्भुत आदि रसों का प्रयोग। मैंने करुण और अद्भुत लिखा, अगर आपने श्रृंगार वंगार लिख दिया तो क्या गलत हो जाएगा, क्या गलत होगा क्या? चेक करने वाले को देख लेना भैया, रचनाएं पढ़ के देख ले कितने कवि हैं, ये अपने 2 लिख रहे हैं, 10 कवि हैं जो रहस्यवाद के बारे में लिख रहे हैं, तो 10 की बातें होगी तो गलत नहीं होगा, आपको लिख के आना है। ओके, मतलब यहाँ मैं उस बात को कर रहा हूँ कि आपके ग्रामर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपका ब्रेन मेंशन है ब्रेन में कि नहीं यार मुझे ये बात लिख के आना ही है, विशेषताएं को, ठीक है। रहस्यवाद के बाद प्रकृति का चित्र, प्रगतिवाद। अब भैया जब धर्म से लोग ऊब गए कि यार क्या कर्म कांड करा रहे हैं हमसे, ये करो तो ऐसा हो जाएगा, ये करो तो ऐसा हो जाएगा, तो जब फिर नया आता है प्रगतिवाद, कवियों का उदय होता है। इसकी जो विशेषता है यहाँ पे, ये यथार्थ रियलिटी पे आते हैं, यथार्थ का चित्रण करते हैं। उसके बाद फिर से रूढ़िवाद का विरोध करते हैं, नाम ही प्रगति है तो रूढ़िवाद का विरोध। फिर यहां इस दौरान अभी तक के टाइम पीरियड में नारी का शोषण होता है तो नारी मुक्ति का स्वर यहां से स्टार्ट हो जाता है। अब मान लो प्रगतिवाद पे मैंने खत्म कर दिया, प्रयोगवाद आ गया, तो सेम बात प्रयोगवाद में लिख देंगे, सेम बात है, अलंकारों का प्रयोग, सीधी सादी भाषा, ये सब इसमें लिख देंगे। अब इसमें कवि कौन से हैं कि जो प्रगतिवाद में बात करते हैं, तो हम लिखेंगे नागार्जुन, सबसे बेस्ट कवि नागार्जुन। नागार्जुन इन्होंने काफी कुछ लिखा है, प्रेत का बयान, 10th क्लास में नागार्जुन का जीवन परिचय और उनकी भाषा शैली का आएगा, है ना। नागार्जुन, प्रेत का बयान लिख लेंगे आप, प्रेत का बयान, ओके। पुरानी जूतियों का कोरस, सतरंग पंखवादी, ये भी इनकी रचना है, ठीक है। प्रयोगवाद में नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि प्रयोगवाद में आप खुद से लिख देंगे। एक और मैं रचना लिखवा देता हूँ, नई कविता। नई कविता आप मर्जी से लिख सकते हैं कि भैया इन्होंने आधुनिकता की अभिव्यक्ति की है, बौद्धिकता की बात की है, तर्कवाद की बात की है। नई कविता आधुनिकता के पक्षधर, बौद्धिकता और तार्किकता, बौद्धिकता और तार्किकता। इसका मतलब है कि बुद्धि से जो चीज समझ आ रही है उसी को मानेंगे हम, है। परोक्ष सत्ता क्या होती है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, हम इन बात को नहीं मानेंगे। तार्किक चीज कोई तर्क की कसौटी पर लॉजिकली फिट बैठ रही है तो बात मानी जाएगी, इलॉजिकल है तो हम उस बात को नहीं मानेंगे। उसके बाद मानववाद, मानव मात्र से प्रेम करना, मानववाद की प्रधानता। कहने का मतलब ये है कि जो नई कविता जो आई आज के टाइम पीरियड की कविता, यानी इससे थोड़ी, हालांकि जब आज़ादी के टाइम पीरियड, आज़ादी के टाइम के बाद जहां हम परमाणु बम और मिसाइलों का आविष्कार कर रहे हैं, उस दौरान की कविता है, ठीक है। जब साइंस बात कर रहा है कि जो बीमारियां हैं वो देवी विपत्ति नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ आपकी गंदगी या संक्रमण का कारण हो सकती है, कारण से हो सकती है, तो इसको देवी विपत्ति ना मानकर आपको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम नई कविता की विशेषताएं। यहाँ पे भी आप अलंकार की प्रधानता, ठीक है, रूढ़िवाद का विरोध,
आधुनिक काल में भी रूढ़िवाद का आज भी कई रूढ़ियाँ हैं जिनका विरोध कई कवि और लेखक कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम वो लाइनें लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सेम बातें कहीं भी लिख के आइए, छोड़ेंगे नहीं किसी भी क्वेश्चन को। जरूर है कि पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन 0 भी नहीं मिलेंगे, इस बात की भी गारंटी है। कवि और कविता, कौन से कवि हैं ये? नई कविता के कवि और रचना, कवि और रचना। ठीक है, अब इसमें कौन सी नई कविता के टाइम पीरियड वाले? तो नई कविता के टाइम पीरियड वाले सबसे फेमस हैं दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती। दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती। दुष्यंत कुमार ने लिखा साये में धूप, साये में धूप। धर्मवीर भारती ने लिखा अंधा युग कनुप्रिया, अंधा युग कनुप्रिया। ओके, नाउ तो अभी तक मैंने आपको इतना बताया, लिख लीजिए या पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो जरूर देख के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आना है मतलब आना है। ओके, ये हो सकता है किसी की रचना पूछ लें, तो एक बार बुक पढ़ के जाइएगा। पुराने 3 साल के पेपर एमपी बोर्ड में तो इनफ हैं, 22, 23 और 24। 2022 में क्या आया, 2023 में क्या आया, 2024 में क्या आया। ओके, उन्हीं को सॉल्व करके जाएं, उन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि हिंदी कविता के इतिहास को 4 भागों में बांटा है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ओके, रीतिकाल की विशेषताएं मैंने बताई। रीतिकालीन कवि बताया, रीतिकालीन कवि शायद मैंने बताया नहीं है, आईएमपी भी नहीं है। उसके बाद मैंने बताया कि आधुनिक काल कितने भागों में बांटा है। आधुनिक काल को भी 5 भागों में बांटा है: छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और रहस्यवाद। छायावाद की विशेषता, रहस्यवाद की विशेषता, प्रगतिवाद की विशेषता और नई कविता की विशेषता मैंने लिखवाई है। अब हो सकता है कि किसी और की विशेषता आ गई, मान लो जैसे मैंने लिखा है प्रयोगवाद मैंने नहीं लिखा, उसकी विशेषता आ गई, तो अब आप क्या करेंगे, वो यथार्थ का चरित्र चित्रण, व्यक्तिवाद की प्रधानता, शोषकों के लिए आवाज, नारी मुक्ति का स्वर, ये सब बातें आप उसमें लिख के आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब मैं लिखवा रहा हूँ आपको काव्य की परिभाषा क्या है, आ चुका है वेरी आईएमपी। उसके बाद अपन लिख रहे हैं खंड काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, प्रबंध काव्य क्या है। उसके बाद अपन ग्रामर की तरफ पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे काव्य, काव्य की परिभाषा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आप मान लो ये आ गया क्वेश्चन, आईएमपी है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, ऐसा बाकायदा लिखेंगे। इन्होंने संस्कृत में लिखा रसात्मक वाक्यम काव्य। मान लिया जाए आपको ये कोटेशन याद नहीं है, तो इसी का लिखना तो ये भी है, लेकिन मान लो ये नहीं लिख पा रहे हैं आप, तो आप लिखेंगे रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। बड़ी आसान सी डेफिनेशन। ये अभी तक हो सकता है कि विश्वनाथ के अनुसार पूछे, एक और है कि रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, तो 2 की तो हम याद करेंगे ही करेंगे। अगर मान लो याद नहीं हो रही है तो 2-3 बार इस वीडियो को रोक के सुन लें। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनका ये कहना है, जिस चीज को देखकर, जिन लाइनों को पढ़कर सुनकर हमारे हृदय में रस उत्पन्न हो जाए, रमणीय अर्थ उत्पन्न हो जाए, आनंद की उत्पत्ति हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, काव्य। ठीक है, जैसे हम बुक की लैंग्वेज में लिखते हैं, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या मार्मिक भावना में लीन कर दे, या मार्मिक भावना में लीन कर दे, या मार्मिक भावना में लीन कर दे,
उसे ही काव्य कहा जाएगा। ओके, दो लोगों की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। एक है विश्वनाथ जो कहते हैं रसात्मक वाक्यम काव्यम, दूसरे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या मानवीय भावना में लीन कर दे उसे ही हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। एक बार पढ़ लिए, दोबारा सुन ले, वीडियो को रोक के, वेरी आईएमपी चीज है, एग्जाम में लिख के आइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काव्य के भेद, काव्य की यार दो भेद हैं। ठीक है, एक श्रव्य काव्य, और एक होता है दृश्य काव्य। श्रव्य का मतलब इसे सुना जा सकता है और दृश्य का मतलब इसे देखा जा सकता है। बात करते हैं श्रव्य के भेद की, तो श्रव्य के दो भेद हैं। एक है प्रबंध काव्य और एक है मुक्तक काव्य। याद रखें, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य की जो रचनाएं होंगी वो रचनाएं छंदों, मात्राओं और कुछ नियम और सूत्रों के अनुसार बंधी हुई होंगी, यानी कि उनका कोई नियम होगा, उस पे बंधी हुई रचनाएं, और ये बिना कविता की रचनाओं विधान से बंधी नहीं होंगी, तो मुक्तक काव्य कहलाएंगे। तो अब हम मैं यहाँ पे बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। प्रबंध काव्य की परिभाषा लिखिए। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, प्रबंध काव्य क्या है? 2 मार्क्स में 23 में आया, इस बार आने के चांस हैं, तो लिखिए यह, पहले लिखिए श्रव्य काव्य का भेद है, लिखें श्रव्य काव्य का भेद है। फिर दूसरी लाइन, जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह बंधी हो उसे ही प्रबंध काव्य कहते हैं। उसे ही प्रबंध काव्य कहा जाता है। ओके, आप चाहें तो प्रबंध काव्य के प्रकार लिख सकते हैं। तो प्रबंध काव्य के 3 प्रकार हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। प्रबंध काव्य के भेद में ये आप पढ़ने एक बार कि श्रव्य काव्य का भेद है, उसके बाद जो रचना अच्छी तरह से बंधी हो छंदों के अंदर, सूत्रों के अंदर, उन्हें हम प्रबंध काव्य कहेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर प्रबंध काव्य के हम भेद लिख देंगे। ये क्या लिखा है मैंने, प्रबंध काव्य के बारे में जरूर याद करें, या 2-3 बार जो मैंने बोला है सुने या बुक से पढ़ें। प्रबंध काव्य के प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए खंड काव्य, महाकाव्य और आख्यानक गीत। ये 3 इसके भेद हैं या प्रकार हैं, किसके, प्रबंध काव्य के। आगे बढ़ते हैं, महाकाव्य। ओके, यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं।
ठीक है, मुक्तक काव्य क्या है? जो रचना, मुक्तक काव्य पढ़ लेते हैं, जो रचना छंदों के अर्थों से मुक्त हो उसे ही मुक्तक काव्य कहा जाता है। जैसे गीत, गाने, ये मुक्तक काव्य। गीत लिखे जाते हैं उनमें कोई छंदों का इस्तेमाल नहीं होता, बस आपको बात ऐसी होना चाहिए कि हम ये बात को कैसे कंटेम्पररी समकालीन चीजों को रिलेट कर पाए, तो उसको हम बोलेंगे गीत। मुक्तक काव्य भी दो होते हैं, पाठ मुक्तक और गैर मुक्तक, पढ़े जाने वाली और पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक। इसका मतलब होता है गाए जाने वाले और पढ़े जाने वाले। तो सीधी सी बात है, जो गीत होते हैं उनमें छंदों का, सूत्रों का कोई लेना देना नहीं होता, इनमें छंदों का, सूत्रों का लेना देना होता है। क्वेश्चन पूछेगा आख्यानक गीत कौन सा काव्य? आप लिखेंगे प्रबंध काव्य। महाकाव्य कौन है? प्रबंध काव्य। खंड काव्य कौन है? प्रबंध काव्य। गीत कौन है? मुक्तक काव्य। क्या रहेगा? ओके, एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए, तो उसके बाद जब तक मैं इंक फिल कर लेता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। अच्छा, ये जो वीडियो है मेनली फोकस्ड है, सेंटर आइडिया जो वीडियो का है, जो मेन पर्पज है, ये एमपी को 10th क्लास के लिए है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अच्छा, तो क्या 12th वाले इसको देखेंगे तो कोई नुकसान होगा? नहीं, काफी कुछ इसमें क्लियर होगा। 12th क्लास एमपी बोर्ड के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक वीडियो हो रहा है, जिसमें उसी के सिलेबस को फॉलो करेंगे, पूरी ग्रामर इन वन वीडियो रहेगी। नेक्स्ट बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जैसे ये जो वीडियो है, ये यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सभी के लिए, सीबीएसई बोर्ड, हालांकि सीबीएसई बोर्ड में इतना डिटेल में नहीं होता, पर काम का है वीडियो, आप स्पीड बढ़ा के उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर, वेरी आएंगे। अब ये महाकाव्य है, अब आप मान लो पूछा खंड काव्य की विशेषता लिखो, तो खंड काव्य के पॉइंट लिख देंगे, महाकाव्य की विशेषता लिखो, महाकाव्य के पॉइंट्स लिख देंगे। सबसे पहले मैं इसको इस तरह से दिखा रहा हूं कि किस बेस पर हम डिफरेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिखवा रहा हूं आकार, तो यहां लिखेंगे आप खंड काव्य का आकार बड़ा होता है, खंड काव्य का आकार, खंड काव्य का आकार अपेक्षाकृत, है ना, अपेक्षाकृत छोटा होता है, मैंने बड़ा बोल दिया, छोटा होता है। महाकाव्य का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इधर वाले पॉइंट को लिखने की जरूरत है नहीं। आकार के बाद मैं यहाँ लिख देता हूं कथा वस्तु, कथा वस्तु, लघु कथा वस्तु होती है, इसमें एक या दो लघु कथा वस्तु होती है, इसमें एक से अधिक दीर्घ कथा वस्तु होती है। ठीक है, एक से अधिक लिख देता हूं, एक से अधिक दीर्घ कथा वस्तु होती है। नेक्स्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्णन, किसका वर्णन होता है? तो जीवन के एक हिस्से का भाग लिख दो, एक भाग का वर्णन,
इधर संपूर्ण जीवन का वर्णन, संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, संपूर्ण जीवन का वर्णन। अच्छा, शिल्प कैसा होता है इसका? उदात्त हो आवश्यक नहीं, उदात्त होना आवश्यक नहीं, उदात्त होना आवश्यक नहीं। लिखाइए, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, उदात्त होना आवश्यक नहीं है। उदात्त होने का मतलब बहुत महान होने का जरूरत नहीं, बहुत गुथा हुआ होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ शिल्प, शिल्प मतलब स्टाइल, टेक्निक, उदात्त होता है, शिल्प उदात्त होता है। अगर मान लो 4 पॉइंट में आपकी बातें नहीं बनती है तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि नायक, नायक महान होता है। इस तरह महाकाव्य का नायक महान होता है, खंड काव्य का नायक महान हो ऐसा आवश्यक नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, खंड काव्य महाकाव्य की विशेषताएं भी हो जाएंगी, इसमें डिफरेंस भी हो जाएगा। मान लो विशेषता पूछी तो एक तरफ का पूरा लिख देंगे, उस तरफ का पूरा लिख देंगे। ओके, ओके, काफ़ी टाइम, नेक्स्ट थोड़ा सा पोस्ट कर देते हैं इसको। अगला टॉपिक है रस। रस की परिभाषा आएगी सबसे पहले, परिभाषा लिखो तो कविता, रस बड़ा सिंपल, कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस में रस के प्रकार पूछेगा तो 10, रस के प्रकार कितने हैं? 10, रस के प्रकार कितने हैं? 10 याद रखें। रस के अंग कितने हैं? अंग कितने हैं? 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। याद रखें, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस, जितने रस हमारे हृदय में पहले से मौजूद होते हैं, हर रस के लिए एक स्थायी भाव होता है। तो अगर रस 10 हैं तो स्थायी भाव भी कितने हैं? 10। क्वेश्चन पूछिए, स्थायी भाव कितने हैं? 10। स्थायी भाव कितने हैं? 10। विभाव कितने हैं? 2। विभाव कितने हैं? 2। 10th में विभाव नहीं पूछेगा, फिर भी एक वीडियो मैंने बना रखा है विभाव के ऊपर कि विभाव क्या होता है, कि जिसकी वजह से हमारे अंदर स्थायी भाव आता है उसको हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 है, अलग विभाव, उद्दीपन विभाव, जरूरत नहीं आपको। अनुभाव, रस के उत्पन्न होने से जो क्रियाएं हम करते हैं, जैसे भालू को देखकर डर जाना, कपकपा जाना, ये अनुभव। संचारी भाव कितने होते हैं? तो संचारी भाव की संख्या 33 है। संचारी भाव हमारे मन में तुरंत आते हैं, तुरंत खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे डर है, डर हो गया, घृणा हो गई, जलन, हसद, ये सारे के सारे कौन है? संचारी भाव। तो याद रखें, स्थायी भाव 10, विभाव 2, अनुभाव जो क्रियाएं हैं वो संचारी भाव की संख्या 33, रस के प्रकार 10, अंग 4। ओके, रस की परिभाषा लिखी है, आपको याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आएगा। अंग 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं लिखिए। स्थायी भाव 10 होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं। ओके, नेक्स्ट, कौन सा रस, कौन सा स्थायी भाव?
रस को याद करने की एक ट्रिक है, रस, और इधर मैं लिख रहा हूं स्थायी भाव। यहां से शुरू करें, 3-3 का पेड़ बनाएं। वीर भयानक रौद्र रस, वीर भयानक रौद्र रस, ऐसे वीर भयानक, फिर एक लाइन बनाएं, शांत करुण अद्भुत रस, 6 हो गए। फिर वीर भयानक रौद्र रस, शांत करुण अद्भुत रस, एक लिखने श्रृंगार, यहां लिख रहे विभत्स, वीर भयानक रौद्र, शांत करुण अद्भुत श्रृंगार करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 बज गए। 2 कौन से बजे भैया देख लेते हैं। विभत्स के अलावा करुण हो गया, शांत हो गया, रौद्र हो गया, श्रृंगार हो गया, हास्य और वात्सल्य, हास्य और वात्सल्य। ध्यान से सुनिए, श्रृंगार विभत्स हास्य और वात्सल्य, श्रृंगार विभत्स हास्य और वात्सल्य, इनके स्थायी भाव देखो। वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह, भयानक का भय या डर, वैरियंपी रौद्र का क्रोध, शांत का वैराग्य, करुण का करुणा या दया, करुणा या दया, करुणा या दया, अद्भुत का आश्चर्य, अद्भुत का आश्चर्य, श्रृंगार का रति और प्रेम, श्रृंगार का रति और प्रेम, विभत्स का घृणा, हास्य का हंसी, हास्य का हंसी, वात्सल्य का स्नेह, वात्सल्य का स्नेह। मानकर ऐसा पूछा कि भैया वीर रस का स्थायी भाव और उसकी पंक्ति लिखी, लाइन लिखी, तो एक लाइन आप उसमें से देख के पढ़ लेना। हालांकि स्थायी भाव भी अभी तक पूछा है। ये है हमारे रस, ये पढ़ रहे थे हम रस, क्या पढ़ रहे थे? रस। ओके, वेरिएंट है, वापस से देख लेते हैं रस क्या है। काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस। ठीक है, एक बार वापस से देख के रिपीट कर लेना किसका क्या स्थायी भाव है, रट्टा मारना है, सीधी सी बात है। ओके।